कल मैंने आप लोगों को घड़ी बनाने के लिए, क्लॉक बनाने के लिए बताया था। ठीक है, तो एक बार और उसको देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे होता है। ठीक है, कल हमने घड़ी बनाना बताया था ना, क्लॉक बताया था कि नहीं? यस सर। ओके, तो एक बार देख लीजिए। ये था हम लोग का घड़ी, जैसे कि 6:06 44 सेकेंड हो रहा है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आया था, एक बार और समझ लेते हैं इसको। ये हम लोग का एक प्रोग्राम था जिसमें हम लोग घड़ी बनाना सीखे थे। ठीक है, कि घड़ी कैसे बनता है। दिख रहा है स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सर, क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लर आ रहा है। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। आप सही है? यस सर। ओके, तो हम लोग क्या किए थे कि कल एक घड़ी बनाना सीखे थे जिसमें हम लोग एक H1 नाम का हेडिंग लिए थे। इसकी एक आईडी ले लिए थे, पार्टिकुलर हेडिंग 1 नाम का। ठीक है, अब क्या किए थे, इस H1 की आईडी तो ले लिए। अब इतना काम करने के बाद हम लोग एक फंक्शन बनाए थे क्लॉक नाम का। एक घड़ी बनाने के लिए हमने बताया था एक क्लॉक नाम का फंक्शन बना लिए। आप क्लॉक के स्थान पे आप कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि फंक्शन का नेम आप लोग क्या रख रहे हो। ठीक है, तो क्लॉक नाम का हमने फंक्शन बना लिया था, और हमने एक वैर टाइम नाम का वेरिएबल लिया। टाइम नाम का एक क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया, और उसमें एक न्यू डेट नाम के मेथड को अप्लाई कर दिया। ये जो न्यू डेट नाम का मेथड है, ये कहाँ से आया है, तो ये जेएस में डेट के लिए प्री डिफाइन है। तो ये एक न्यू डेट नाम का हम लोग मेथड लिख लिए और उसे टाइम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिए। अब देखना, एक वैर यच नाम का हम लोग हावर्स, क्योंकि इसमें अगर हम लोग लिख दें घड़ी हमारा कैसे होता है, यही होता है ना, 9:45 ऐसे ही होता है ना। तो पहले क्या आता है, पहले हावर्स आता है, उसके बाद मिनट्स आता है, उसके बाद सेकेंड आता है। तो हमने 3 वेरिएबल लिया। पहले वैर यच नाम का हावर्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसमें इस टाइम जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उसमें एक गेट हावर्स नाम का जो फंक्शन होता है, हावर्स के लिए जेएस में गेट हावर्स नाम का एक फंक्शन होता है। तो एक वैर यच में हावर्स के लिए हमने डिक्लेयर कर दिया, एक वैर यम लेकर मिनट्स के लिए गेट मिनट्स होता है उसको डिक्लेयर कर दिया, और वैर यस लेकर सेकेंड के लिए एक वैर यस नाम का वेरिएबल लिए और सेकेंड को भी गेट सेकेंड से क्या कर दिए, डिक्लेयर कर दिए उस टाइम में। ठीक है, ठीक है सोनाली? यस सर। सर, ये प्रोग्राम हम रन कराए थे सर, तो उसमें मिनट तो आ गया था लेकिन उसमें सेकंड नहीं चल रहा था। अच्छा अच्छा, तो उसमें एक वैर यस नाम का आप वेरिएबल लेना, और जैसे आपने मिनट्स और हावर्स में किया है टाइम, वैसे ही गेट सेकेंड्स लिखना। गेट सेकेंड्स, और जिसमें जो यस होगा सेकेंड्स का
वो कैपिटल लेटर में होगा, कैमल केस में लिखते हैं। तो एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, नहीं होगा तो आप बताइएगा, ठीक है। वैर यस। dt नाम का एक इतना डिक्लेयर करने के बाद हम लोग एक वैर dt मतलब डेट टाइम, आप dt की जगह जो कुछ भी वेरिएबल का नेम लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने वैर dt नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और इस तीनों को प्लस कर दिए, यच प्लस कैसे आ रहा था, कॉलन रहेगा, उसके बाद से मिनट्स आएगा, तो इन सबको हम प्लस प्लस से क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो ये तीनों वेरिएबल अब किस में आ गया, इस dt वेरिएबल में आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इस हेडिंग, जो ये आईडी हम लिए हेडिंग, इससे मत आप लोग वो हो जाइए, ये इसको हम बस समझने के लिए लिखे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमको प्रिंट कराना है, जो हमारा टाइम हो वो कहीं पर तो प्रिंट कराना पड़ेगा। तो इस हेडिंग में हम उसको प्रिंट करा देंगे, या आप पी पैराग्राफ में प्रिंट करा दो या डिव में प्रिंट करा दो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने हेडिंग का एक h1 नाम का हेडिंग ले लिया और इसमें प्रिंट कराना चाहते हैं, तो इसकी एक आईडी ले लिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से उसके आईडी को फेच कर दिए। अब डॉट इनर एचटीएमएल का मतलब ये होता है कि इस h1 के बीच में हमको टाइम प्रिंट कराना है। तो किसी HTML के टैग में किसी टेक्स्ट को प्रिंट कराने के लिए हम लोग डॉट इनर HTML का यूज करते हैं। तो डॉट इनर HTML मैंने लिख दिया और इस इनर HTML में इस dt वेरिएबल को असाइन कर दिया। कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये तो डेट हमारा डिक्लेयर हो गया, लेकिन जो हमारी घड़ी होती है वो 1 सेकेंड में चलती है, 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसे चलती है घड़ी। तो मैंने इस फंक्शन क्लॉक को सेट टाइम आउट में कॉल कर लिया और यहाँ पर एक टाइम आउट दे दिया 1000, मतलब 1000 मिलियन सेकेंड को 1 सेकेंड कहते हैं, 1000 मिलियन सेकेंड को 1 सेकेंड कहते हैं। तो जो हमारी घड़ी होती है वो 1 सेकेंड में ही चलती है। तो देखिएगा, तो ये हमारी घड़ी चल रही है जो 6:13 45-46 हो रहा है ना। अब ये हमारी घड़ी चल रही है, लेकिन घड़ी तो हमारी चल रही है, इतना समझ में आया सबको। लेकिन ये जो 1 2 3 आ रहा है, इसके आगे 0506 आए, यहाँ पर 0708 आए, अगर 9 बज रहा है तो 09 लिख कर आए, यहाँ पर 04 लिख कर आए, यहाँ पर 01 लिख कर आए, ठीक है। तो इसके लिए भी कंडीशन होता है, अगर 6 बज रहा है तो यहाँ पर PM लिख कर आए, 6 PM हो रहा है, या अगर AM है तो AM लिख कर आए ना, बताइए। यतेंद्र समझ में आ रहा है, जी सर। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यदि 6 बज रहा है तो 6:14 के आगे PM लिख कर आए, क्योंकि 6 बज रहा है तो PM तो आता ही है ना, 6 बज रहा है तो क्या करते हैं कि एक कंडीशन देना पड़ता है। कंडीशन क्या होगा कि जब हमारा 12 से 9 से वैल्यू, चलिए देखते हैं, कंडीशन देते हैं। एक कंडीशन देते हैं, इस यस के आगे
इस यस के नीचे एक एक वेरिएबल ले लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे एम पी एम इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा में ब्लैंक। एक एम पी एम नाम का वेरिएबल लेते हैं और उसके डबल इक्वल टू में डबल इन्वर्टेड कामा में ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है, अब कंडीशन ये देते हैं कि इफ यदि हावर्स, एच का मतलब हावर्स इज ग्रेटर देन 12, यदि हावर्स 12 से बड़ा हो तो क्या प्रिंट हो जाए? क्या प्रिंट हो जाए? एम पीएम में क्या असाइन हो जाए? पीएम असाइन हो जाए। ठीक है, और नहीं तो एल्स में क्या चले? एम पीएम में एम चले। ठीक है, समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए एम पीएम नाम का, और यह कर दिए कि जब हावर्स 5 घंटा, जब हावर्स की वैल्यू 12 से ज़्यादा हो, 12 से ज़्यादा मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मतलब तो उसकी वैल्यू में पीएम असाइन हो जाए, वरना एल्स में क्या असाइन हो? एम हो। तो देखिएगा, हाँ, इस एम पीएम को कहीं पे अब कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा डीटी में। और क्या लिख देंगे? यहाँ पर क्या लिख देंगे? बताइए। यहाँ पर प्लस कर देंगे एम पीएम को। ठीक है, इस वेरिएबल जो डिक्लेयर किए हैं इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। देखते हैं हमारा काम करता है या नहीं। तो जब हम पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं तो क्या आ गया? पीएम लिख कर आ गया, मतलब 6 बज के पीएम, मतलब 6 PM हो रहा है। पीएम लिख कर आ गया ना? आया कि नहीं आया? मनीषा, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो 6 PM लिख कर आ गया, मतलब 6 PM हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बताए हैं ना आप लोग को कि 40, 41, 42, जैसे ये देखिएगा 60 तक जाएगा। ये जो 1 2 लिख कर आ रहा है, इसके आगे क्या है? 04 05 06, मतलब 2 डिजिट में आए। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए जाएंगे और इसके नीचे एक फंक्शन बना देंगे। क्या बना देंगे? एक फंक्शन बना देंगे, गेट टू डिजिट। आप फंक्शन का नाम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। गेट टू डिजिट्स नाम का एक फंक्शन बना देंगे और उसमें गेट टू डिजिट नाम का एक फंक्शन बना देंगे कि हमको जो वैल्यू आ रहा है हावर्स मिनट सेकेंड में, उसमें 2 डिजिट आए, बाय डिफॉल्ट 0 आए। ठीक है, तो कंडीशन ये दे देंगे इफ में कि इफ में कंडीशन दे देंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे एक्स नाम का, और ये कंडीशन दे देंगे कि जब एक्स की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 9, जब एक्स की वैल्यू 9 से छोटा हो, 9 से छोटा क्या है? 8 7 6 5 4 3 2 1। जब 9 से वैल्यू, एक्स की वैल्यू 9 से छोटा हो या 9 के बराबर हो तो रिटर्न क्या हो जाए? रिटर्न 0 हो जाए, और उस 0 में रिटर्न क्या हो जाए? 0। और इस 0 में क्या हो जाए? ये एक्स की वैल्यू ऐड हो जाए, एक्स की वैल्यू ऐड हो जाए। और नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट एल्स में क्या चले?
नहीं तो बाय डिफॉल्ट एल्स में क्या चले, एल्स में क्या चले, नहीं तो बाय डिफॉल्ट रिटर्न एक्स ही करे। ठीक है, जब x की वैल्यू 9 से छोटा हो तो डिजिट में जीरो ऐड हो, वरना 11 12 13 ऐसे मतलब चलता रहे। और जब 9 से वैल्यू छोटा हो तो जीरो ऐड ना हो, x ही वैल्यू दे। देखते हैं इस टू डिजिट को, इस गेट टू डिजिट को हम लोग जहां जहां पर यच है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वहां पर गेट टू डिजिट और ब्रैकेट्स में इस फंक्शन को कॉल कर देंगे गेट टू डिजिट, और इसके अंदर h को पास कर देंगे। ऐसे यम में जाएंगे, इसके अंदर m को पास कर देंगे, ऐसे यस में करेंगे, s के अंदर क्या कर देंगे, s को पास कर देंगे। अब देखिएगा 56 01 02 03 04 05। अब 2 नंबर में आ रहा है ना, जब 9 से वैल्यू छोटा है तो 090, और जैसे ही 9 से बड़ा हो जा रहा है वो 13 14 15 ऐसे ही आ रहा है, आ रहा है। बताइए। सर पीएम को हमको थोड़ा सा दूर करना है उससे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक ही में ऐसा लग रहा है, तो वो कैसे होगा? अरे तो यहाँ पर कर लीजिए ना, यहाँ पर प्लस प्लस एम पी एम में ही, प्लस एम पी एम में ही क्या कर दीजिए, अच्छा स्टाइल दे दीजिएगा ना, आप लोग स्टाइल दे दीजिएगा, स्टाइल जाकर दे दीजिएगा, मतलब कि यहाँ पर हेडिंग 1 है, तो हेडिंग 1 में हम लोग डी टी के में स्टाइल थोड़ा सा दे दीजिएगा, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन लेफ्ट। ए एम पी एम में इसको प्लस ए एम पी एम, अच्छा आगे दे दो। ठीक है, यस एनबीएस सर। एनबीएसपी का यूज जानते हैं ना आप लोग, स्पेस देने के लिए, तो प्लस हम लोग यूज कर दिए एनबीएसपी, तो ये इसमें स्पेस दे दिया थोड़ा सा, ठीक है ना। एनबीएसपी का यूज कर देंगे, थोड़ा स्पेस दे देगा। ठीक है, ठीक है सोनाली। यस सर। ओके, तो एक घड़ी बनाना आप लोग को समझ में आ गया ना, कैसे घड़ी बनता है। एक बार कोशिश कीजिएगा आप लोग अपना एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, चीज़ें समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर ना आए तो बताइएगा, एक बार और समझा देंगे। ठीक है, तो एक बार प्रयास कीजिएगा समझने का आप लोग। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ाएं। सर ये वाला प्रोग्राम भेज दीजिएगा। हाँ हाँ ओके, भेज देंगे। चलिए देखते हैं आगे।
ठीक है, आगे एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं a इक्वल टू 10, ठीक है, सुना ले, और एक वेरिएबल लेते हैं b इक्वल टू 20, ठीक है, और एक वेरिएबल लेते हैं c इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, और क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लोग इस सी को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है ना, बताते रहिए आप लोग, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 30 आंसर आ रहा है, यस सर। ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग इसको 10 को डबल इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे तो क्या आंसर आएगा, 10 और 20, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कामा में हो गया तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग वैल्यू हो गया। स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 और 20 ही आएगा, ठीक है। लेकिन एक काम और करते हैं, अगर यहीं पे हम लिख देंगे कि b इक्वल टू पार्स इंट b, ठीक है, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 30 ही आएगा, क्योंकि इंटीजर में ही कन्वर्ट हुआ। लेकिन अगर हम लिख दें b इक्वल टू बी डॉट टू स्ट्रिंग, क्या लिख दें, टू स्ट्रिंग, तो क्या आएगा आंसर, देखना, इसको कमेंट करते हैं, तब भी आंसर मेरा 30 ही आ रहा है। लेकिन b डॉट टू स्ट्रिंग कर दें तो आंसर क्या आएगा, 10 20। तो किसी इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखते हैं, टू स्ट्रिंग का यूज करते हैं, टू स्ट्रिंग का यूज करेंगे। तो किसी इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए पार्स इंट बताया था, वैसे ही किसी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग का यूज करते हैं, ठीक है आदित्य। यस सर। हाँ, तो ये समझ में आया ना, ठीक है, जी सर, आ गया। ठीक है। सर एक बार और थोड़ा सा वो कंफ्यूजन रह गया है किसमें, सर, ये जो पार्ट्स वाला है और इन जो आप बता रहे थे कन्वर्जन। अच्छा देखिए, ये पार्स इंट का यूज हमने जब किया है तो वैल्यू हमारा a प्लस बी ऐड हुआ है, 30 आंसर आया है, क्योंकि हमारा a की वैल्यू 10 है और 20 की वैल्यू 20 है, इंटीजर है। अब b की वैल्यू को जब हम पार्स इंट b लिखे हैं तो अभी ये इंटीजर में ही कन्वर्ट हुआ है, तो आंसर मेरा 30 ही आया है। लेकिन अब हम दूसरे में क्या किए हैं कि इस b के वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का मेथड ये होता है कि b इक्वल टू बी को b डॉट टू स्ट्रिंग लिख देंगे, ये b का जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब स्ट्रिंग का मतलब ये है
कि वो कैरेक्टर में हो जाएगा। वो 10 और 20 को जब ऐड करेंगे तब भी आंसर हमारा क्या आएगा, 10 और 20 आएगा, क्योंकि हमारा अब भी किस में कन्वर्ट हो गया है, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है, स्ट्रिंग में हो गया है। ठीक है सोनाली? यस सर। हाँ, अब इस ना को हम लोग कमेंट करते हैं, इसी के आगे समझते हैं। इसी में एक हम लेते हैं वेरिएबल ए नाम का, और हमको कोई रेंडम नंबर निकालना हो, हमको कोई रेंडम नंबर निकालना हो, तो उसके लिए लिखते हैं मैथ डॉट रेंडम। इस फंक्शन को जैसे हम लोग लिखें और इस वेरिएबल को जैसे हम लोग प्रिंट कराए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो वेरिएबल डिक्लेयर किए ए, इसको प्रिंट कराए, तो मैथ डॉट रेंडम क्या करेगा कि हमको कोई रेंडम नंबर प्रिंट कर देगा। जितना बार हम रिफ्रेश करेंगे उतने बार हमको रेंडम नंबर दे रहा है, पॉइंट में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जितने बार रिफ्रेश करेंगे, जितने बार रिफ्रेश करेंगे उतने बार हमको रेंडम नंबर दे रहा है, दे रहा है ना। ठीक है, अब हम क्या किए, यह चाहते हैं आदित्य कि इस रेंडम नंबर को तो पॉइंट में दे रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यह इंटीजर में दे, पॉइंट में ना दे, फ्लोट में ना दे। तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि a इक्वल टू क्या लिख देंगे, पार्स इंट। इंट, और इसमें a को पास कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू 0 देगा। अब मतलब बाय डिफॉल्ट 0 पॉइंट वैल्यू दे रहा था, तो अब उसकी इंटीजर वैल्यू क्या दे दिया, 0 दे दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि रेंडम नंबर हमको 1 से लेकर 0 से लेकर 100 तक के बीच की रेंडम नंबर चाहिए। तो उसके लिए क्या कर देंगे कि a में a इक्वल टू a इंटू लिख देंगे 100, तो 1 से लेकर 100 तक के बीच का रेंडम नंबर देगा। 100 से ना ऊपर जाएगा ना 1 से नीचे जाएगा। तो देखिएगा, जब हम जितने बार रिफ्रेश करेंगे उतने बार 1 से लेकर 100 तक के बीच का हमको क्या मिल गया, रेंडम नंबर दे रहा है। जितने बार हम रिफ्रेश करेंगे उतने बार रेंडम नंबर हमको प्राप्त हो जा रहा है, 1 से लेकर 100 तक। समझ में आया? ठीक है, हेलो हाँ हेलो। सर, इसका यूज कैप्चा कोड के लिए करते हैं क्या? हाँ हाँ, इसके बाद हम बताएंगे कैप्चा कोड कैसे बनाते हैं। ठीक है, कैप्चा कोड हम बनवाएंगे आप लोगों के लिए, तो ये थोड़ा समझ लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, कैप्चा कोड। ठीक है, जिसमें कैरेक्टर नंबर, मतलब स्मॉल लेटर में कैपिटल लेटर में आए, उसको जब कैप्चा को हम इंटर किए करें तो अगर कैप्चा मैच हो जाए तो इंटर हो, वरना क्या हो, इनवैलिड हो जाए। ठीक है आदित्य? ठीक है सर। हाँ, तो एक जेएस से हम लोग कैप्चा कोड भी बनाएंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट रेंडम नंबर आ रहा है 1 से लेकर 100 तक। अब हम ये चाहते हैं कि ये रेंडम नंबर आ तो रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये रेंडम नंबर 100 से 500 के बीच में आए, 100 से 500 के बीच में आए। तो हम क्या कर देंगे कि 500 में से 100 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 500 में से 100 घटा देंगे तो 400 होगा ना, और 100 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 500। 500 में से 100 घटा देंगे और 100 ऐड कर देंगे, तो मतलब 500 में से 100 घटा देंगे 400 और 100 ऐड कर देंगे 500, तो हमारा 100 से लेकर 500 के बीच की वैल्यू आएगा ना। अब 100 से नीचे नहीं जाएगा और ना 500 के ऊपर जाएगा। तो देखिएगा, जितने बार रिफ्रेश करेंगे उतने बार 500 तक के वैल्यू को हमको देगा, और ना 100 के नीचे भी नहीं जाएगा। तो हमको जितने तक की वैल्यू चाहिए यहाँ पर कंडीशन लिख लेंगे। जब हम रेंडम नंबर निकालना कैप्चा कोड बताएंगे
तो इसमें इस फंक्शन का यूज जब करेंगे तो वहाँ पर आपको डिक्लेयर हो जाएगा, क्लियर ये हो जाएगा कि कैसे काम कर रहा है ये। ठीक है, ठीक है मनीषा। यस सर। ठीक है। ठीक है, तो एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। एक प्रोग्राम बनाते हैं और इसमें हम लोग div टैग लेते हैं। ठीक है, इस div की एक आईडी ले लेते हैं हम लोग, आईडी ले लेते हैं कैप्चा नाम का, आईडी नाम ले लेते हैं हम लोग कैप्चा नाम का। ठीक है, और इसमें हम लोग लिख देते हैं 1 2 3 4 5, अपने समझने के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस एक कैप्चा का हम लोग इमेज डाउनलोड कर लेते हैं गूगल पे जाके, क्योंकि जो कैप्चा आता है वो थोड़ा ब्लर टाइप में आता है, इमेज होता है कैप्चा इमेज। तो लिखते हैं कैप्चा बैकग्राउंड इमेज। तो एक ये कैप्चा बैकग्राउंड इमेज है, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं अपने फोल्डर में, डेस्कटॉप में, ऑनलाइन जीएस में, CPBG मतलब कैप्चा बैकग्राउंड .jpg में सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। अब चलते हैं अपने कोड में, इस कैप्चा का थोड़ा स्टाइल दे देते हैं। तो स्टाइल देने के लिए स्टाइल टैग में जाते हैं और जो आईडी लिए हैं CAPTCH कैप्चा, इसमें हम लोग स्टाइल दे देते हैं। क्या दे देते हैं कि इसकी जो विड्थ होगी, इसकी जो विड्थ होगी, इसकी जो विड्थ होगी वो कितना हो जाएगा 250 पिक्सल, और इसकी जो हाइट होगी कैप्चा की वो हो जाएगा 100 पिक्सल, और इसकी जो बैकग्राउंड इमेज है हम लोग ने डाउनलोड किया है, तो बैकग्राउंड इमेज क्या हो जाएगा, URL में हम लोगों ने अभी डाउनलोड किया हुआ है क्या, CPBG.jpg। ठीक है, तो इसको रन करा कर देखते हैं कि सही चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा कैप्चा हो गया, जिसमें यहाँ पर देखिएगा लिख कर आ रहा है 1 2 3 4, और इसकी बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, कैप्चा का हमने लिया है CPBG नाम का, इसकी हाइट हमने ले लिया है 100 पिक्सल और इसकी विड्थ ले लिया है 250 पिक्सल। ठीक है, इसकी थोड़ा फॉन्ट साइज हम लोग दिख नहीं रहा है सही से, तो इसकी फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं। तो क्या वो लिखेंगे, फॉन्ट साइज ले लेंगे 60 पिक्सल। ठीक है, 60 पिक्सल इसकी फॉन्ट साइज ले लेते हैं, और लाइन हाइट ले लेते हैं, लाइन हाइट ले लेते हैं, लाइन हाइट ले लेते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, 100 पिक्सल इसकी लाइन हाइट ले लिए, और इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए क्या लिखते हैं,
सेंटर में करने के लिए हम लोग लिख देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट थोड़ा सेंटर में आ गया हमारा, आ गया ना। अब क्या कर देंगे कि इसकी थोड़ा सा फॉन्ट फैमिली को भी थोड़ा चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे फॉन्ट फैमिली कर्सिव कर देंगे थोड़ा टेक्स्ट को, तो कर्सिव टाइप में हो जाएगा। और थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं। तो बोल्ड करने के लिए मैंने बताया था फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट में हम लोग लिख देंगे बोल्ड। तो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट थोड़ा बोल्ड में हो जाएगा। ये हमारा एक कैप्चा कोड का लेआउट तैयार हो गया ना। बताइए, हो गया ना। जी सर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट में जब चल देंगे तो इतना समझ में आया आप लोग को। अब स्क्रिप्ट में चलते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। अभी हमने गेट रेंडम नंबर का बताया है, तो एक गेट रेंडम नंबर का हम लोग फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम अपने अकॉर्डिंग आप रखना है कुछ भी। तो हमने लिख दिया गेट रेंडम नाम का एक फंक्शन बना लिए, और उसमें मीन और मैक्स नाम का एक वेरिएबल ले लिए। ठीक है, मीन और मैक्स नाम का इस फंक्शन में एक वेरिएबल ले लिए। और अभी हमने बताया था कि वेर ए इक्वल टू मैथ डॉट रेंडम से क्या होता है, रेंडम नंबर निकलता है। हमको रेंडम नंबर किस में चाहिए, पार्सिएंट में चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन देंगे ए इक्वल टू पार्स इंट में चाहिए, तो यहाँ पर लिख देंगे इंटीजर। ठीक है, और हमको कितना से कितना के बीच में चाहिए, तो ए इक्वल टू ए इंटू मैक्स में से मीन को घटा देंगे, मैक्स में से मीन को घटा देंगे, और मीन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हमको इतना में से इतना चाहिए, और उसके बाद से क्या रिटर्न हो जाए, ए रिटर्न हो जाए। फिर एक हम लोग फंक्शन गेट रेंडम नाम का बना लिए, मीन और मैक्स नाम का वेरिएबल ले लिए, और वेर ए इक्वल टू मैथ डॉट रेंडम नाम का ले लिए फंक्शन, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिए। और अभी हम बताए थे मैक्स में से मीन को घटा देंगे और मीन ऐड कर देंगे। मतलब हम जो भी लिखेंगे उसमें से इतना घट जाएगा और इतना ऐड हो जाएगा। आगे देखते हैं, समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, उसके बाद से एक फंक्शन बनाते हैं। इस फंक्शन को कहीं ना कहीं पे कॉल करना पड़ेगा। तो एक फंक्शन बनाते हैं जनरेट कैप्चा नाम का, जनरेट कैप्चा नाम का जनरेट कैप्चा नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जनरेट कैप्चा नाम का फंक्शन बनाएंगे, और जनरेट कैप्चा नाम का जो फंक्शन बनाएंगे उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे वेर ए नाम का। ठीक है, वेर ए नाम का एक वेरिएबल क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, और इसके आगे गेट रेंडम नंबर नाम का ये जो हमने फंक्शन यहाँ पर बनाया है, गेट रेंडम नंबर नाम का यहाँ पर कॉल कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग वैल्यू पास कर देंगे कि मीन की वैल्यू क्या हो, 100 से 500 के बीच में हमको टेक्स्ट चाहिए, उतने बीच में। तो 100 और 500 पास कर देंगे। तो मीन की वैल्यू क्या हो गया, 100, और मैक्स की वैल्यू 500। तो 100 में से 500 जाएगा 400, और प्लस मीन 100 ऐड हो जाए। तो इतना हम काम कर दिए। और अब क्या कर देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी क्या है, बॉक्स में कैप्चा,
कैप्चा नाम का आईडी को कॉल कर देंगे और उस div के अंदर डॉट इनर HTML में हमको क्या प्रिंट कराना हो, ये असाइन हो जाए। जो वेरिएबल बन रहा है गेट रैंडम नंबर, वो क्या हो, असाइन हो जाए। और ये जनरेट कैप्चा नाम का जो फंक्शन बनाए हैं, ये बॉडी के ऑन लोड पे कॉल कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा इतना काम किए हैं। अब देखिएगा हमने यहाँ पर कंडीशन दिया है। अब देखिएगा जो जितने बार हम रिफ्रेश करेंगे 100 से उतने बीच में हमारा रैंडम नंबर आ रहा है ना आदित्य? 100 से 500 के बीच का रैंडम नंबर आ रहा है जितने बार रिफ्रेश करेंगे। आ रहा है आदित्य, समझ में? यस सर। तो अब हम चाहते ये हैं कि नंबर तो हमारा आ रहा है, लेकिन थोड़ा 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, और 9 अंकों की कितना बार रहेगा 9? कितना बार 9 रहेगा मनीषा? 6 बार। अब हम चाहते हैं इतना से इतना के बीच में आए हमारा रैंडम नंबर। अरे ये प्रिंट नहीं हो रहा है क्या? दो, 2 4 2 सर 6। मैक्स मिन से कम है। अच्छा अच्छा, अब आएगा देखना। हम चाहते हैं 10,000 और 9,000, मतलब 9 अंकों की बड़ी संख्या और 10 अंक के इतना के बीच का नंबर हमको आए। तो देखिएगा इतना के बीच का नंबर हमको रैंडम नंबर आ रहा है ना अंकित? आदित्य आ रहा है? ठीक है। अब हम इसको लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं, इसको हम लिखे या ना लिखे वो रैंडम नंबर आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो बार बार हम जाकर यहाँ पर रिफ्रेश कर रहे हैं, यहाँ पर एक बटन हो रिफ्रेश का, वहीं से हम इसको रिफ्रेश कर सकें। ठीक है, अभी नंबर्स भी आएगा, कैरेक्टर भी आएगा, सब कुछ आएगा। धीरे धीरे एक एक पॉइंट सीखते हैं हम लोग। अब एक रिफ्रेश का यहाँ पर हम चाहते हैं बटन हो, यहीं से रिफ्रेश करें, ये रिफ्रेश हो जाए हमारा कैप्चा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बटन ले लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, एक बटन ले लेंगे और इस बटन का क्या लिख देंगे, रिफ्रेश। रिफ्रेश नाम का एक बटन ले लेंगे। ठीक है, और इसके ऑन क्लिक पे हम क्या कर देंगे, कुछ करेंगे नहीं, इसके ऑन क्लिक पे हम जनरेट कैप्चा वाले को कॉल कर देंगे। जनरेट कैप्चा नाम का जो फंक्शन यहाँ पे भी कॉल किए हैं, इस रिफ्रेश पे भी क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। तो ये एक हमारा बटन आ गया रिफ्रेश नाम का। अब जब हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो ये रिफ्रेश हो रहा है, जब हम यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो हमारा रिफ्रेश होगा, बार बार वो फंक्शन ऑन क्लिक पे चलेगा। रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस कैप्चा को हम इंटर करें और क्लिक करें तो वो कैप्चा इंटर हो जाए, वरना वो क्या है, वैलिडेट कैप्चा हो। ठीक है, ठीक है ना आदित्य? आवाज जा रही है सबको? समझ में आ रहा है? सोनाली समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक इंटर योर नेम का इंटर एक इनपुट टाइप बनाते हैं। सबसे पहले एक बी आर टैग ले लेते हैं थोड़ा लाइन ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अब हम लिखते हैं इंटर एवं कैप्चा और इनपुट टाइप ले लेते हैं, इनपुट टाइप में ले लेते हैं टेक्स्ट और इस इनपुट की एक आईडी ले लेते हैं T1। ठीक है, फिर थोड़ा बी आर टैग लगाते हैं और एक बटन ले लेते हैं, एक बटन ले लेते हैं। बटन क्या ले लेते हैं, सेव नाम का। हमारे पास एक हम इंटर एवफ कैप्चा ले लिए कि ये कैप्चा को हम यहाँ पर इंटर करें और सेव करें तो सेव हो जाए, वरना गलत कैप्चा डाले तो वो बताए इनवैलिड कैप्चा, वो मैसेज में क्या दे, इनवैलिड कैप्चा। तो सबसे पहले हमने अब यहाँ पर क्या कर देंगे, ऑन क्लिक पे लगा देंगे वैलिडेट कैप्चा नाम का एक फंक्शन बना देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे और एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन में लिखेंगे वैलिडेट कैप्चा वाला, और इसमें अब हम क्या काम करेंगे, वैलिडेट कैप्चा के लिए एक वेरिएबल लेंगे a इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी हम लोग क्या लेंगे, आईडी हम लोग ले लेंगे T1 वाला जो इनपुट में हम लोग लिए हैं, और उसकी डॉट वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद से एक और वेरिएबल ले लेंगे बी नाम का, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी में जो हमने डिव की कैप्चा लिया है, आईडी जो कैप्चा लिया था उसको पास कर देंगे। तो थोड़ा सा देखिएगा, गलत पास कर रहे हैं, कैप्चा के अंदर हमारा क्या आ रहा था, ए की वैल्यू स्टोर होता है, इनर HTML में ए की वैल्यू वाला ले लेंगे। अब इतना का मान हम लोग बी में असाइन कर दिए हैं, वेरिएबल बी लेकर। ठीक है, ठीक है ना मनीषा, समझ में आ रहा है। एक इफ कंडीशन लेंगे और यस सर। इस कंडीशन में पास कर देंगे, यदि a की वैल्यू इक्वल टू b के बराबर हो, यदि इस T1 की वैल्यू आईडी की b के बराबर हो, तो अलर्ट में क्या मैसेज दे, अलर्ट में एक मैसेज दे क्या, कैप्चा मैच्ड, क्या मैसेज दे, कैप्चा मैच्ड। इसको डबल इन्वर्टेड कमा में कर देंगे, और नहीं तो एल्स में क्या मैसेज आ जाए, अलर्ट में ये मैसेज आ जाए इनवैलिड कैप्चा का, इनवैलिड कैप्चा इंटर्ड, इंटर्ड।
इंटर्ड, इनवैलिड कैप्चा इंटर्ड। ठीक है, समझ में आया? अब चलते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर लिखा है 871918। और जब सेव पर क्लिक करें तो मैसेज क्या आ रहा है? कैप्चा मैच्ड। और यहीं पर कोई और अंक डाल दे और सेव पर क्लिक करें तो क्या आ रहा है? पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार फिर। जब पेज को रिफ्रेश करते हैं, अब लिखते हैं, पेज को रिफ्रेश कर लिए, अब लिखते हैं 35973। 9 को हम लोग नहीं लिखते हैं। अब सेव करते हैं तो मैसेज आ रहा है कैप्चा मैच्ड। कहीं पे गलत कर दिए हैं क्या? अच्छा, देखना यहाँ पर ए की वैल्यू ही एंटर कर दिए हैं। इनर HTML में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, इनर HTML में कुछ नहीं रहेगा। अब यहाँ पर हम उसको चेक करेंगे। यहाँ पर अगर इंटर कर देंगे तो ए की वैल्यू ही तो आएगा। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मनीषा 19। इसको रिफ्रेश करते हैं और लिखते हैं 6011211223 सेम लिखे और सेव किए तो आ रहा है कैप्चा मैच्ड। और इसमें 5 लिख देंगे और सेव करेंगे तो क्या आ रहा है? इनवैलिड कैप्चा इंटर। एक एक्स्ट्रा नंबर दे दिए तो क्या आ रहा है? इनवैलिड कैप्चा इंटर। फिर रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि 75114। 2 को नहीं इंटर करते हैं। सेव करेंगे तो क्या आएगा? इनवैलिड कैप्चा इंटर्ड। और 2 को इंटर कर देंगे तो क्या आएगा? कैप्चा मैच्ड। तो समझ में आया इतना? यस सर। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कैरेक्टर आए, कैरेक्टर कैपिटल में भी आए, स्मॉल में भी आए और मिक्स आए। जैसे कैपिटल आ गया, कब उसके बाद से 6 आ गया, फिर स्मॉल में आ गया। तो कई तरह के वैल्यू आए इसमें, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? किसी को डाउट? सोनाली समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इतना आप लोग कीजिए, बाकी चीज़ें समझिए। जेएस की क्लास हम सोच रहे हैं कि एक एक पॉइंट डेली बताएं तो समझ में आएगा। ठीक है, अब आज मैंने इतना बताया है, रिफ्रेश होना बताया है, इंटर एवं कैप्चा बताया है, वैलिडेशन बता दिया है, ए इक्वल टू बी में ऐड होती इनवैलिड कैप्चा है। और नहीं तो अगर हम सेम अगर इंटर करते हैं तो क्या है? सेम इंटर कर दें तो कैप्चा मैच लिख कर आए। ठीक है मनीषा, तो डेली हम लोग एक एक पॉइंट, यस सर। एक एक पॉइंट हम लोग सीखते हैं और उसको समझते हैं और उसका प्रैक्टिस करते हैं। उससे क्या होगा कि आप लोगों को जेएस अच्छे से समझ में आएगा। मैंने ऑन क्लिक बताया है, ऑन लोड बता दिया, कैप्चा बता दिया, कैलकुलेटर बनाना बता दिया, 2 नंबर को ऐड करना बता दिया, 2 नंबर को इनपुट लेकर कैसे ऐड करते हैं जेएस में वो भी मैंने बता दिया। हम लोग एरे पढ़ेंगे, एरे के बाद से क्या पढ़ेंगे? फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हैं जेएस में हम लोग सीखेंगे। तो डेली एक एक पॉइंट हम लोग सीखेंगे तो समझ में आएगा। अब हम कल बताएंगे इसमें कि कैसे
नंबर्स आते हैं, कैसे कैरेक्टर आएंगे ऑटोमेटिक, स्मॉल में मिक्स कैसे वैल्यू आएंगे, वैल्यू कैसे मिक्स होकर आएगा, उसके बाद से कैप्चा कैसे मिक्स करते हैं। क्योंकि कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें लॉगिन पेज में हमको कैप्चा लगाने के लिए आता है, कैप्चा लगाते हैं तो आई एम नॉट ए रोबोट लिख कर आता है ना। तो अगर वहाँ पर कैप्चा लगाने के लिए दे दिया जाए तो आप लोग लगा लोगे ना ऐसे, बताइए, कैप्चा लग जाएगा ना। यस सर। ओके, तो एक बार रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप अपने मन से नहीं बनाओगे तब तक प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। ये नहीं कि मैं बना दिया, तो प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि अगर एरर आ गया तो हमारे ही कोड देखना है, थोड़ा सा ढूंढना है गूगल पे जाकर कि इसकी मतलब क्या है। जब समझ समझ के आप करोगे ना तो उसका कुछ अलग ही बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए, टास्क बनाइए, टास्क हम सेंड भी कर देंगे। ठीक है, ओके ओके, कल क्लास अब होगी। ठीक है।